नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। बीए प्रथम वर्ष का पॉलिटिकल साइंस का अपन जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसमें अपन जो सरकार के अंग हैं उनमें पहला टॉपिक अपने क्लियर कर लिया, व्यवस्थापिका। आज वाला टॉपिक पढ़ते हैं अपन कार्यपालिका। तो देखिए, जो सरकार के तीन अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जैसे परीक्षा की दृष्टि से अपन बात करें तो लगभग एक बड़ा सवाल यानी कि 20 नंबर का सवाल लगभग इसमें से एक पूछा जाता है। वो चाहे व्यवस्थापिका में से पूछा जाए, चाहे कार्यपालिका में, और चाहे तीसरा जो अंग है न्यायपालिका में, तीनों में से एक बड़ा सवाल लगभग पूछ ही लिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि कार्यपालिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका के प्रकार क्या हैं, जो राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने कार्यपालिका की क्या परिभाषा दी है वो है। तो सबसे पहले मैं सरल शब्दों में व्यक्त करना चाहूँ कि भारत सरकार के जो जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी, उनको एक तरह से कार्यपालिका ही कहा जाता है, क्योंकि वो सरकार के कार्यों में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी निभाते हैं, सरकारी कार्यों को करने में अपना सहयोग देते हैं। तो वो भारत सरकार के कार्यपालक हो गए। यानी कि पूरे भारत सरकार के जितने भी सरकारी कर्मचारी, प्रशासनिक तंत्र, जितने भी जो वर्कर हैं वो एक तरह से कार्यपालक हैं। ठीक है। तो जैसे सरकार के कानूनों को लागू करना, उनके ऊपर कार्य करवाना, ये सब कार्यपालिका का काम है। इसका मैंने लिखा है पाठ लाइन आपके लिए कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य में परिणत करता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासनिक यंत्र घूमता है। देखिए कि कार्यपालिका क्या है, कि कार्यपालिका सरकार का एक अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त, यानी कि जो कानून बन चुका है उसके लिए क्या करता है कि जनता की इच्छा को कार्य में परिणत करता है, यानी कि जो कानून बन चुका है उसको जनता के लिए एक कार्य के रूप में वो परिणत करता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासनिक यंत्र घूमता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो कानून बन चुका है, पूरा जो प्रशासनिक ढांचा है उसके चारों ओर काम करेगा। ठीक है। जैसे जो राजनीतिक विचारक है डॉक्टर फाइनल, वो क्या कहते हैं कार्यपालिका के बारे में परिभाषा देते हुए, वो कहते हैं कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा हो चुकने के बाद शेष सभी शक्तियां कार्यपालिका के पास रहती हैं। जैसे अभी अपन ने बात करी कि सरकार के तीन अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो डॉक्टर फाइनल क्या कहते हैं कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका यानी कि तीनों के काम अगर अलग अलग बढ़ जाते हैं और जो कार्य बच जाता है वो किसके पास रहता है, कार्यपालिका के पास। तो यही कहना चाह रहे हैं कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा हो चुकने के बाद शेष सभी शक्तियां कार्यपालिका के पास रहती हैं। तो ये तो हो गया कार्यपालिका का अर्थ। ठीक है। या जैसे मान लीजिए आपको 2 नंबर के सवाल में पूछा जाए कि कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो डॉक्टर फाइनल के अनुसार आप सरल सीधे शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे की जो कार्यपालिका के कौन कौन से प्रकार हैं वो अपन लिखते हैं, पढ़ते हैं। कार्यपालिका के प्रकार कौन कौन से हैं। कार्यपालिका के प्रकार, सबसे पहला है नाममात्र की वह वास्तविक
नामात्मक वास्तविक कार्यपालिका। सबसे पहले जो मैंने लिखी कि नाममात्र की वह वास्तविक कार्यपालिका। दूसरी है एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल और बहुल कार्यपालिका। तीसरी है संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय व अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। और नंबर 4 है पैतृक या वंशानुगत कार्यपालिका। एक मिनट। पैतृक वंशानुगत कार्यपालिका। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अपन कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, तो अगला बिंदु कार्यपालिका की परिभाषा समझने के बाद दूसरा बिंदु आता है कि कार्यपालिका के कौन कौन से प्रकार हैं। तो मुख्यतः कार्यपालिका के 4 प्रकार हैं। नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका, एकल और बहुल कार्यपालिका, संसदीय व अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, और नंबर 4 है पैतृक व निर्वाचित कार्यपालिका। अब देखिए, सबसे पहला अपन देखते हैं कि नाममात्र की व वास्तविक कार्यपालिका कौन सा है। ठीक है, तो जैसे अपन नाममात्र की बात करते हैं, यानी कि नाममात्र की कार्यपालिका के बारे में अपन बात करते हैं, तो इसका एक उदाहरण अपन लेते हैं कि जैसे भारत का राष्ट्रपति, और दूसरा उदाहरण लेते हैं इंग्लैंड का सम्राट। ठीक है, यानी कि पूरी भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक कार्य हैं उनको करता कौन है? कौन करता है? यानी कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि जो कार्य तो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो उसे कहेंगे हम नाममात्र की कार्यपालिका। दूसरा हो गया कि वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका में अभी मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री, ये और उसकी मंत्रिपरिषद या उसके सहयोगी, तो वो क्या कर रहे हैं कि जो शक्तियां हैं वो वास्तविक रूप से वो खुद उसका स्वयं प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए वास्तविक कार्यपालिका तो कौन हो गया? ब्रिटेन और भारत की मंत्रिपरिषद, और नाममात्र की इंग्लैंड का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो नाममात्र की वह वास्तविक कार्यपालिका। दूसरे पर बात करते हैं एकल और बहुल कार्यपालिका। यानी कि एकल और बहुल कार्यपालिका से मतलब है, एकल का मतलब यानी कि एक व्यक्ति, और बहुल का मतलब है या एक से अधिक। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एकल का अपन बात करते हैं, तो एकल कार्यपालिका का उदाहरण एक तो हो गया जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति। बहुल कार्यपालिका के संबंध में अपन बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड। ठीक है, संघीय परिषद। तो एकल का मतलब जो है कि शासन की जो सारी शक्तियां हैं, जो कार्यकारी सारी शक्तियां हैं, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती हैं। और बहुल का मतलब है कि शासन की जो शक्तियां हैं या जिसके नाम से कार्य किए जा रहे हैं, वो सत्ता किसके हाथ में? एक से अधिक व्यक्तियों के हाथ में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसमें तो अमेरिका का राष्ट्रपति उदाहरण हो गया, और उसमें स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद, यानी कि वो 7 व्यक्तियों के हाथ में उसमें चुने जाते हैं, और 7 व्यक्ति कार्यपालिका के मुख्य नियुक्त होते हैं। तो एकल और बहुल कार्यपालिका हो गया।
अब बात करते हैं अपन संसदीय व अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय का मतलब यहाँ जैसे मान लीजिए अपन भारत की बात करते हैं तो संसद में जो चुने हुए लोग होते हैं यानी कि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग एक तरह से वो ही करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री अकेला न होकर मंत्रिपरिषद यानी कि उसकी जो सत्ता में जो दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, जैसे उसकी बहुत बड़ी पार्टी होती है, उससे कुछ सदस्य अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए जाते हैं, संसद से चुन लिए जाते हैं, तो वो ही उन शक्तियों का प्रयोग उसमें करते हैं। तो वास्तविक रूप से जो मंत्रिमंडल होती है वो ही एक तरह से उसकी कार्यपालिका होती है। अध्यक्षात्मक इससे अलग होता है कि अध्यक्षात्मक में वही बात है कि जो एक व्यक्ति है उसी के हाथ में सारी शक्तियाँ होती हैं। नंबर 4 पर बात करते हैं कि पैतृक व निर्वाचित कार्यपालिका। पैतृक का मतलब हो गया यानी कि वंशानुगत रूप से, जैसे मान लीजिए उसके वंश में कोई पहले से सत्ता में रहा है तो उसकी आने वाली पीढ़ियाँ सत्ता में रहती, तो ये जो क्रम है वो एक तरह से लगातार चलता रहता है। जैसे मान लीजिए इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, नॉर्वे और उसका हो गया स्वीडन। तो ये क्या होता है कि पैतृक यानी कि वंशानुगत रूप से वो चला आ रहा है। निर्वाचित का मतलब है यानी कि जो राष्ट्रपति है जो मुख्य कार्यपालक है उसको जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे इसका उदाहरण भारत, फ्रांस, इटली वगैरह ये सब है। तो एक बार आप ध्यान से देखिए कि जो कार्यपालिका है, आपको परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, 5 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है आपसे कि कार्यपालिका के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया नाममात्र की व वास्तविक कार्यपालिका। जैसे भारत का राष्ट्रपति हो गया, वास्तविक उसकी मंत्रिपरिषद हो गई। एकल और बहुल कार्यपालिका जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड। संसदीय व अध्यक्षात्मक कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल और जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति। नंबर 4 मैंने बताया कि पैतृक व निर्वाचित कार्यपालिका, वंशानुगत और एक तरह से चुनी हुई। ठीक है, अब देखिए कि जो अपन पढ़ते हैं आगे कि ये तो हो गई कार्यपालिका के प्रकार। अब जो कार्यपालिका है वो कौन कौन से कार्य करती है वो अपन एक बार देख लेते हैं। कार्यपालिका के नंबर पहला है प्रशासन संबंधी कार्य। सेना संबंधी कार्य। देखिए कि जो कार्यपालिका के कार्य कौन कौन से हैं वो हैं। नंबर पहला मैंने लिखा है कि प्रशासन संबंधी कार्य। जैसे मान लीजिए भारत सरकार ने कोई योजना बनाई कि भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे है, ठीक है, तो वो सबसे पहले रिपोर्ट जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, वो रिपोर्ट राज्य सरकारों के माध्यम से उन अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने स्तर पर उन प्लानिंग को अमल में लाने का प्रयास करेंगे, जनता के बीच उसको उतारेंगे। ठीक है, यानी कि भारत सरकार का जितना भी प्रशासन है
वो कार्यपालिका के तहत आता है और अपने प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वो कार्य करवाते हैं। तो कार्यपालिका का एक मुख्य कार्य कि प्रशासन संबंधी कार्य, ठीक है। नंबर 2 है वैदेशिक संबंधों का संचालन, यानी कि जो कार्यपालिका का कार्य है दूसरा है वो मैंने लिखा है कि वैदेशिक संबंधों का संचालन, यानी कि भारत सरकार के द्वारा अन्य देशों में जितने भी राजदूत वगैरह नियुक्त किए जाते हैं, विदेश नीति का जो भी संचालन किया जाता है वो कार्यपालिका के तहत आता है। इसका मैंने दूसरा लिखा है कि वैदेशिक संबंधों का संचालन। तीसरा मैंने लिखा है कि सेना संबंधी कार्य, ठीक है। तो इसका भी कार्य जो कार्यपालिका के तहत आता है, सेना से संबंधित जो भी कार्य होंगे, नियुक्तियाँ होंगी, हटाने का कार्य होगा, वो एक कार्यपालिका के तहत आता है। नंबर 4 मैंने लिखा है कि वित्त संबंधी कार्य। देखिए वित्त संबंधी कार्य जैसे व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है, लेकिन व्यवस्थापिका में भी वित्त पर जो कार्य करने वाले जो अधिकारी होते हैं वो कार्यपालिका के तहत ही आते हैं, कार्यपालिका के अंदर में कार्य करते हैं। तो एक जो कार्यपालिका का जो कार्य है वो एक है वित्त संबंधी कार्य भी है और एक है न्याय संबंधी कार्य, ठीक है। तो ये जो कार्यपालिका के 4-5 मैंने लिखे हैं, 4-5 कार्य लिखे हैं, ये कार्यपालिका के मुख्य मुख्य कार्य, ठीक है। अब ये तो हो गए कार्य। अब अपन लिखते हैं कि कार्यपालिका के आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए। कार्यपालिका के आवश्यक गुण, पहला है कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी, निष्पक्ष। कार्यपालिका में जो मुख्य है वो कौन कौन से गुण होने चाहिए? कर्तव्यपरायण होना चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, निर्णय में शीघ्रता, देखिए जैसे मान लीजिए आपको परीक्षा में कार्यपालिका से संबंधित बड़ा सवाल पूछा जाता है तो आपको ये लिखना जरूरी है कि कार्यपालिका के कौन कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए। जो भारत सरकार का एक कर्मचारी है, मुख्य कार्यपालक है, तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि कर्तव्यपरायणता। कोई भी कर्मचारी है वो अपने कर्तव्य से बंधा हुआ होना चाहिए, उसे अपने कर्तव्य का एहसास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। दूसरा लिखा मैंने ईमानदार। अगर मुख्य कार्यपालक ईमानदार नहीं रहेगा तो लोगों का उस पर विश्वास नहीं रहेगा। तो एक जो सच्चा जो राष्ट्रपति है उसको ईमानदार होना चाहिए, उसको निष्पक्ष भी होना चाहिए, बिना किसी पक्षपात के वो अपना फैसला करे और जो निर्णय कर रहा है उनमें भी शीघ्रता होनी चाहिए। तो ये मैंने 4 लिखे हैं कार्यपालिका का आवश्यक गुण: कर्तव्यपरायणता, ईमानदार, निष्पक्ष और निर्णयों में शीघ्रता। अब देखिए कि देखने में आता है कि वर्तमान समय में जो कार्यपालिका के कार्य हैं उनमें एक लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो वो वृद्धि किन कारणों से होती जा रही है उसका भी अपन एक बार देखते हैं। वर्तमान समय में कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि। कि वर्तमान समय में जो कार्यपालिका के कार्य हैं उनमें वृद्धि किन किन कारणों से हो रही है वो अपन को एक बार देखना है। वो है कल्याणकारी राज्य की धारणा,
दूसरा है पद्धति व्यवस्थापन। कल्याणकारी राज्य की धारणा दूसरा मैंने लिखा है पद्धति व्यवस्थापन, आधुनिक समस्याओं की जटिलता। आधुनिक समस्याओं की जटिलता। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध व विदेशी व्यापार। अब देखिए मित्रों कि वर्तमान समय में जो कार्यपालिका के कार्यों में जो वृद्धि हो रही है वो किन कारणों से हो रही है। इसमें मैंने लिखा है पहला कि कल्याणकारी राज्य की धारणा, पद्धति व्यवस्थापन, आधुनिक समस्याओं की जटिलता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध व विदेशी व्यापार। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मान लीजिए भारत सरकार कोई प्लानिंग बनाती है गाँव के विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए, तो उन कार्यों को करेगा कौन? जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं वो कार्य करेंगे। तो इससे क्या है कि एक जो लोगों की कल्याण की जो भावना है, लोगों की समस्याओं को समाधान हो रहा है, तो इससे क्या है कि जो कार्यपालिका के जो कार्य हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के जितना भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो जो वर्तमान समय में जो कार्यपालिका के कार्य जो में वृद्धि हो रही है उसका एक कारण मैंने लिखा कि कल्याणकारी राज्य की धारणा। दूसरा मैंने लिखा है कि पद्धति व्यवस्थापन, यानी कि व्यवस्थापिका के पास ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनको वो अपना वहन नहीं कर सकती या उसके पास इतने कर्मचारी नहीं हैं, तो बहुत से कार्यों को उसने कार्यपालिका को सौंप दिए जिससे उसके पास वर्कलोड कम हो गया है। इस व्यवस्था को कहा गया है कि पद्धति व्यवस्थापन, यानी कि बहुत से कार्य कार्यपालिका को सौंप दिए गए हैं। ठीक है। तीसरा मैंने लिखा कि आधुनिक समस्याओं की जटिलता। वर्तमान समय में बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनको कि भारत सरकार के कर्मचारी के जो कार्यपालक हैं सरकार के, वो उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। व्यवस्थापिका के पास इन समस्याओं का समाधान नहीं है, तो कार्यपालिका अपने कर्मचारियों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान कर सकती है या करती है। तो इससे भी क्या है कि कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि हुई है। नंबर 4 मैंने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध व विदेश नीति, यानी कि ये भी एक मुख्य मुद्दा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय, अभी मैंने आपको लिखा था कि कार्यपालिका के कार्यों में विदेश नीति का संचालन। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो एक कार्यपालिका के ऊपर बहुत काफ़ी सीमा तक वो निर्भर करते हैं, और विदेशी व्यापार जो हो रहा है राष्ट्रों के साथ में, तो वो एक कार्यपालिका के अंडर में आता है। उनको मालूम है कि कौन से देश के साथ कितना आयात निर्यात हो रहा है। ठीक है। तो आपको जैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि वर्तमान समय में जो कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनमें वृद्धि हो रही है, उनके कौन कौन से कारण हैं, तो ये आपको कारण उसमें लिखने हैं कि एक तो है कल्याणकारी राज्य की धारणा, पद्धति व्यवस्थापन, आधुनिक समस्याओं की जटिलता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध व विदेशी व्यापार। तो मित्रों इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कार्यपालिका के संबंध में आपको बड़ा या छोटा किसी भी प्रकार का सवाल पूछा जाता है, तो इसमें मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कार्यपालिका को मैंने आपको सरल शब्दों में बताया, डॉक्टर फाइनर के अनुसार भी परिभाषा बताई। फिर जैसे मान लीजिए 5 नंबर को आपको पूछा जा सकता है कि कार्यपालिका के कितने प्रकार है, तो मैंने आपको 4 जो प्रकार बताए भी 4 प्रकार, उनके उदाहरण भी बताए, जैसे भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह। फिर जैसे आपको जैसे मान लीजिए पूछा जाता है कि कार्यपालिका के कौन कौन से कार्य हैं, वो प्रशासन संबंधी, नीति संबंधी, वित्त संबंधी, सेना संबंधी, विदेश नीति संबंधी। और फिर मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका की जो वर्तमान समय में कार्य में जो वृद्धि हो रही है उसके कौन कौन। अगर 20 नंबर में आपको इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 15 नंबर से कम आने की संभावना है, अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने आंसर दिया है। उसमें आपके जो व्यवस्थापिका जो इससे पहला बिंदु था उसमें भी मैंने आपको यही बताया। दूसरा बिंदु है कार्यपालिका, जो तीसरा बिंदु मैं आपको पढ़ाऊँगा न्यायपालिका, उसके बारे में भी आपको अगले वाली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।